नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए विशेषकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और उसके साथ ही जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा और मेंस जो आपकी मुख्य परीक्षा है, दोनों ही दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसे भी फॉलो कर ले। और जो भी जिस दिन भी मान लीजिए किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाता है तो आप लोग इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि कोई भी टॉपिक आपका छूट जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका कंटिन्यूएशन में होता है ना, जो आपका करंट अफेयर्स होता है। और उसके साथ ही अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे तो आने वाले टाइम पे मंथली बेसिस पे भी हम करंट अफेयर्स को आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। और डेली आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आप लोग वहां पर कमेंट ही नहीं करते हैं, वो तो आवश्यक है, कम से कम वही मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। तो आज जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, सबसे पहले रैंकिंग है स्टेट्स की, एक्सरसाइज 2021, ठीक है ना। स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इस तरीके की आपकी क्या रैंकिंग जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। अब मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी कोई रैंकिंग से रिलेटेड हो, कोई भी जैसे इंडेक्स निकला जहां पर स्टेट्स और यूटीज को, जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश, उनकी तुलना की जा रही है, किसी को बेस्ट परफॉर्मर बोला जा रहा है, किसी को एमर्जिंग बोला जा रहा है, किसी को बोल रहे हैं कि भैया ये आपके एस्पिरेशन है, आकांक्षी है ना। तो कुल मिला के क्या कर रहे हैं हम वहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं ताकि एक राज्य के बेहतर परफॉर्मेंस को देख के, बेहतर निष्पादन को देख के दूसरे राज्य और दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी मोटिवेट हों। नॉर्मल सी चीज है। तो बस ये है कि कोई भी अगर इस तरीके की रैंकिंग का कोई इंडेक्स निकलता है तो हमको वहां पर रैंकिंग वगैरह देख लेना है, टॉप किसकी है, लास्ट किसकी है, हमारा होम स्टेट जो है उसकी क्या रैंक है ना। और बाकी जो है वहां पर हमको कंसेप्ट जो यूज करना है वो यही कि अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए होता है ना, मोटिवेशन। जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गई है ना, मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई इंडेक्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर नीति आयोग का कोई वहां पर क्या है इंडेक्स है, तो कोर पार्ट वही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा उसको देखेंगे, एनआईए की बात करेंगे हम, ठीक है ना। और ये एनआईए जो है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक तरीके की कैसी एजेंसी है ये बताइए, जो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, इन तरीके के मुद्दों से निपटने के लिए है। मुंबई हमला आप लोगों को पता होगा, उसके बाद इसका गठन किया गया एनआईए का। तो अभी जो है वापस से जो ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो आपका केस चल रहा है राजस्थान वाला, ठीक है ना, तो उसके कारण जो है इसको, ये फिर से न्यूज में है, इसको सौंपा गया है वहां पर। ये जो आपका केस चल रहा है, नॉर्मल सी बात है, इसको हम देखेंगे। थर्ड पेपर का पार्ट है आपका इंटरनल सिक्योरिटी और जो हमारे यहाँ मैकेनिज्म है उससे निपटने का, उसके संदर्भ में आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद ईपीए की बात करेंगे 1986, इसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए। दरअसल संशोधन ऐसे किए जा रहे हैं कि जैसे पहले जो आपके नॉर्मल जो भी आपके अपराध किए जाते थे, अपराध मतलब क्या कि पर्यावरण में प्रदूषण से रिलेटेड है, वहां पर मान लीजिए कि हमने लिस्टेड कर रखा है कि ये प्रजाति जो है आपकी ये लुप्त प्राय है या इसका शिकार जो है प्रतिबंधित है, तो भी लोग वहां पर इलीगल पोचिंग वगैरह, शिकार वगैरह करते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या कि उसी से संदर्भित है ये आपका। और जो आपका अपराध किया जाता है उसके लिए दंड का भी प्रावधान था कि भैया 5 साल तक जेल हो सकती है, उसको बढ़ा के 7 साल तक भी कर सकते हैं, 1 लाख रुपए का फाइन भी है ना। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि अब जो आपके सरल, जो आपके कम भीषण अपराध हैं
है ना, जो बहुत ज्यादा आपके क्या नहीं है, सीवर नहीं है अपराध, उनके लिए जो है जेल का प्रावधान न रहे, उनको पेनलाइज करना है केवल आर्थिक दंड लगा के। तो इस तरीके के संशोधन अभी प्रस्तावित है, जब संशोधन हो जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 1986 का जो ईपीए है वो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि 1972 में पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले आपका स्टॉकहोम समिट होती है आपकी, वो इसीलिए कि अब पर्यावरण में अभी तक सारे राष्ट्रों ने दोहन कर लिया था, औद्योगिक क्रांति हो गई, विकसित देश बन गए। विकसित देश वही है जिन्होंने फर्स्ट जो वेव थी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, औद्योगिकरण की, उस समय जो औद्योगिक देश हो गए, आज तक वही डेवलप है। ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने से देख लीजिए, वहां पर यूके है, ब्रिटेन है, यूएस है आपका, ठीक है ना, जापान है, ये सभी है अभी विकसित देशों में, ठीक है। और जो कॉलोनीज थी वो क्या है आपकी, आज अंडर डेवलपिंग है, डेवलपिंग है ना, गरीब देश है, अल्प विकसित है, ठीक है। तो यहां पर 1972 में ये लाए, हमारे यहां 1974, 1979, 80, 81 यहां पर एयर पॉल्यूशन है ना, वाटर पॉल्यूशन, ये सब एक्ट आ रहे थे, और अंततः उन सबको मिला के ये अम्ब्रेला एक एक्ट बनाया गया 1986, जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है, बिल्कुल कोर पार्ट है, और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसके बाद नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसके रोकथाम के लिए जो प्रोग्राम पहली बार भारत सरकार ने लॉन्च किया तो 1954-55 में ही कर दिया था। उसके बाद जो है इसको इरेडिकेशन का इसका प्रोग्राम फिर 80 के दशक में आता है ना, 80-85 में लाया जाता है इसको। तो ये देखेंगे कि किस तरीके से कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए काम किया गया। 2005-6 तक तो जो है इसको घोषित कर दिया गया कि भारत में अब कुष्ठ रोग जो है वो नहीं है, उसका उन्मूलन कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना रखा था, उसको देखेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, ये पहले भी हमने पढ़ा है, ये हेल्थ का पार्ट है आपका, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद ये जो है आपका थर्ड पेपर का पार्ट है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से, इसको देख सकते हैं हम लोग थर्ड पेपर में रख के। उसको पहले भी देखा है, क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट देखते हैं आप। और ये जो बनता है आपका प्लास्टिक, वो किससे बनता है, फॉसिल फ्यूल से बनता है। और पूरे वर्ल्ड में जो टोटल प्लास्टिक का यूज होता है उसमें 1/3 जो पार्ट है आपका, वो किसका है, सिंगल यूज प्लास्टिक का, क्योंकि कैरी करने में आसानी होता है, वाइबल भी है, सस्ता भी होता है। इसलिए लोगों का एक जो है बिहेवियर बन गया कि भैया हम प्लास्टिक में ही चीजें लाएंगे। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे जो है पॉल्यूशन का जो स्तर है, वो प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे पूरे इकोसिस्टम में पड़ रहा है। इसलिए इस तरीके की इनिशिएटिव सब सरकारें ले रही हैं। पहले 50 माइक्रोन तक जो है अनुमति दी गई, फिर उसके बाद 50 माइक्रोन तक को जो है बोला गया कि भैया इससे नीचे वालों को प्रतिबंधित, फिर 75, फिर 100, इस तरीके से धीरे धीरे जो है प्लास्टिक को फेज मैनर पे जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को वो वहां पर उपयोग से बाहर किया जा रहा है। थर्ड पेपर में रख सकते हैं। पहला आर्टिकल हम देखेंगे डिटेल में। तो पहली चीज ये है कि ये एक्सरसाइज जो है आपकी रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एक्सरसाइज 2021, ये किस लिए है, तो जो हमारे यहाँ पूरे देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करने की संदर्भ में है कि किस राज्य ने, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या सहायता वहां पर की है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। अब यहां पर इसका पर्पस क्या होगा, बताइए, खुद ही बताइए कि इसका पर्पस क्या होगा। तो सीधी बात है कि इसका जो पर्पस है वो क्या है, इसका पर्पस एक ही है कि भैया राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को हम रैंकिंग देंगे और उनको क्या करेंगे, इस डोमेन में उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपने यहां ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करो, उसको स्ट्रेंथन करें, उसको ईज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़कर वहां पर स्टार्टअप की फील्ड पर आए। क्योंकि नौकरी करना और बिजनेस करना, जैसे किसी ने स्टार्टअप डाला तो अकेले डाला उसने या टीम ने डाला, तो वो वहां पर 10, 20, 50 लोगों को रोजगार भी देते हैं। लेकिन जब आप एम्प्लॉय होते हैं, कहीं पर रोजगार करते हैं, तो अकेले ही केवल रोजगार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका डिफरेंस होता है यहां पर। अब समझिएगा कि ये जो पर्पस है, ये जो रैंकिंग बनाई गई है, ठीक है ना, उसका पर्पस जो है उसको सॉल्व करने के लिए कहने का मतलब ये कि यहां पर वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण 5 कैटेगरी में किया गया, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप्स,
ठीक है ना, जो आपके इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। नॉर्मल है, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसमें कभी फुल क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इसके बारे में मेंस में लिखिए, आपका भी नहीं आएगा, केवल प्रीलिम्स का इसमें स्कोप है, मेंस में एज एन एग्जांपल हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर है गुजरात और कर्नाटक है राज्यों की कैटेगरी में, ठीक है ना, इसमें दिल्ली जो है वो भी इंक्लूडेड है, एनसीटी। अब जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और यूटीज को एक कैटेगरी में रखा गया है, तो दोनों के संदर्भ में अगर देखें तो जो टॉप ऑनर जो जीता है वो मेघालय ने जीता है, ये एक अच्छा फैक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे टॉप परफॉर्मेंस में केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना भी है ना, राज्यों के बीच में। और जम्मू एंड कश्मीर जो है टॉप परफॉर्मर के रूप में यहां पर एमर्ज हुआ है। यूटीज और नॉर्थ ईस्ट जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट जो आपके स्टेट्स हैं उनके संदर्भ में इनको एक साथ रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश और जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। अब जैसे असम है, पंजाब है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो है आपके लीडर कैटेगरी में आए हैं, ठीक है। अब अपना अपना जो होम स्टेट है वो तो याद रखना ही है हमको, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे यूटीज और नॉर्थ ईस्ट की जो कैटेगरी है उसमें लीडर जो ऑनर मिला हुआ है वो अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को, ठीक है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान को डिक्लेयर किया गया कि ये एस्पायरिंग लीडर्स हैं, ठीक है ना। ठीक, अब एस्पायरिंग आकांक्षी जिले जो बीमारू राज्य थे, गरीब राज्य थे, उनको आकांक्षी नाम दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहां पर जो आंध्र प्रदेश और बिहार है स्टेट्स की कैटेगरी में, और मिजोरम और जो लद्दाख है आपकी यूटीज और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, इनको डिक्लेयर किया गया है किसमें, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अब जो ये कंडक्ट किया गया है, ये जो रैंकिंग एक्सरसाइज है वो पिछले 3 सालों से किया जा रहा है, 2018 से, है ना। किस लिए, ताकि जो स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, है ना, पैन इंडिया में, ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके अल्टीमेटली। और इसको किसने जारी किया, तो डीआईपीपी जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ठीक है। अब इससे होगा क्या बताइए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य कि राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में, डेवलप करने में हेल्प करना, और उनको जो आपके वर्ल्ड के बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनसे सिंक्रोनाइज करते हुए, ठीक है, उनको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे से सीख सके, वही कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और उसको अडॉप्ट भी कर सके। नॉर्मल सा ये आपका टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एनआईए के बारे में है। अब यहाँ पर जो है आपका जो कन्हैया लाल जी की यहाँ पर मृत्यु हुई, जो मर्डर हुआ है, उसके संदर्भ में इनको जो है सौंप दिया गया कि भैया ऐसा है, एनआईए जो है अब इसको क्या करेगी, इस जांच को अपने हाथ में ले लिया है उसने, उसको सौंपा गया। अब ये एनआईए है क्या, तो 26/11 का जब आपका हमला होता है 2008 का, ताज वाला जो मुंबई टेरर अटैक था, उसके बाद इसको जो है वहां पर गठित किया जाता है, क्योंकि जब ये हमला होता है तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी सुरक्षा के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक। अब ये जो एजेंसी है वो अस्तित्व में कब आई, तो 31 दिसंबर 2008 को, और ये फंक्शनिंग में आई, मतलब जो जब इसने अपना कार्य करना आरंभ किया तो 2009 में। अब ये आपकी केंद्रीय एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है कैसे कैसे ऑफेंसेस को। नॉर्मल सी चीज समझना है, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर पहली चीज संप्रभुता पर खतरा हो, सिक्योरिटी पे हो, राष्ट्र की एकता अखंडता पर हो, है ना। अब मान लीजिए जो फॉरेन स्टेट्स के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है उससे तो अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है ना, नकारात्मक हमारे देश के ऊपर, तो वहां पर भी कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज से रिलेटेड जहां पर भी वायलेशन होगा, अंतरराष्ट्रीय संधियों को जो लागू करने के लिए बनाए गए जो आपके वैधानिक कानून है, अगर उनके अंतर्गत भी कोई अपराध होता है तो ये एनआईए जांच करेगी। ऐसा समझिए कि मान लीजिए भारत में रजिस्टर्ड कोई भी जहाज भी है और अगर वो बाहर है, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर भी है अगर वो, तो वहां पर भी एनआईए जाके जांच कर लेती। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो भारत सरकार का ही है ना। अब यहां पे जो ऑफेंसेस है, ठीक है, इसमें आपका टेरर एक्ट्स हो गया, है ना, जो आपके पॉसिबल लिंक्स होते हैं क्राइम के साथ, जैसे स्मगलिंग हो गया, टेरर फंडिंग के लिए जो आपका क्या होता है, ट्रैफिकिंग होता है ड्रग्स का, है ना, ह्यूमंस का, फेक इंडियन करेंसी, और जो आपका इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होता है बॉर्डर के अक्रॉस, है ना, जैसे मान लीजिए कि सीमा के आर पार में जो घुसपैठी वगैरह आ जाते, तो इस तरीके की जो भी अपराध है उसकी जांच एनआईए करता है, ठीक है। इसको पावर्स दी गई है कि ये सर्च कर सकता है, कि ये सर्च कर सकता है, कहीं पर भी सर्च वारंट जैसे होता है, सीज कर सकता है,
किसी जगह में, है ना, किसी जगह को तलाशी लेने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना, प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे अपराधों के अंतर्गत इसको पावर दी गई है कि वहां पर जाके सर्च कर ले, किसी को गिरफ्तार कर सके और उस पर मुकदमा चलवाने के लिए जो है अधिकृत किया गया है। कुल मिला के ये है कि इसको जो है इंपॉर्टेंट चीज के कारण लाया गया, ये याद रखेंगे अगर आप, कि जो आपका मुंबई हमला हुआ था उसके बाद लाया गया है ना, और ये इसको जो है बहुत ज्यादा क्या किया गया है, सशक्त बनाया गया। हालांकि इसमें मुद्दा ये देखा जाता है कि अब ये केंद्रीय एजेंसी है, अब मान लीजिए कोई राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता का कोई संदर्भ आ जाता है तो राज्यों में भी जो है ये क्या कर सकती है, जाके जांच करेगी केंद्र सरकार के उससे। तो वहां पर बोलते हैं कि भैया राज्यों का जो आपका क्षेत्राधिकार है उस पर जो है केंद्र जो है अध्यारोहण करती, ओवरराइड करती, तो कहीं ना कहीं जो राज्यों की जो आपकी स्वायत्तता है उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये है कि हमारे यहां सब राज्य अपने अपने हिसाब से चलने लग जाएंगे तो देश कहां जाएगा भाई। तो देश की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है। अब उसमें कोई पॉलिटिकल जो है आपका वहां पर नहीं होना चाहिए एम, है ना। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग उपयोग कर ले वो बात अलग है ना। राजनीति और देश दोनों अलग अलग चीजें। अब ये समझिएगा कि ये जो एजेंसी है वो पूरे देश में कार्य कर सकती है, ठीक है। और जो भी भारतीय नागरिक आपके भारत देश के बाहर भी वहां पर भी ये आपका काम कर पाएगी, है ना। चाहे वो देश हो, पर्सन हो, है ना। मान लीजिए किसी और देश में भारतीय नागरिक है तो वो भी जांच कर पाएंगे वहां पर जाके। कोई पर्सन होगा उस पर भी जो जांच कर सकते हैं वहां पर। शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, कोई भी हमारी वस्तु है जो भारत में रजिस्टर्ड है तो वो कहीं पर भी हो विश्व में तो वो उसके लिए अधिकृत है कि एनआईए जाके जांच कर पाएगी वहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसकी ब्रांचेस जो है हैदराबाद हो गया आपका, गुवाहाटी हो गया आपका, गुवाहाटी जिसको आप बोलते हैं, कोची, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, रायपुर और जम्मू है आपका, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इंफाल, बेंगलुरु और पटना में है। 2020 सितंबर में सेंटर ने यहां पर इनको सशक्त कर दिया है, एक और भी पावर दे दी एनआईए को कि जो भी आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक जो आपके सब्सटेंस एक्ट है ना, तो मादक पदार्थों से संदर्भित ये एक्ट है आपका, तो उससे रिलेटेड भी कोई अगर अपराध होता है, ठीक है ना, और वो जो है कहीं ना कहीं उसका लिंक आतंकी मामलों से जुड़े अपराध है ना, तो आतंकी जो आपका आतंकवाद से संदर्भित है तो अगर वो उससे कहीं ना कहीं लिंक है तो उस पर भी जांच करने का अधिकार एनआईए को दिया गया है, ठीक है ना। और इसका जो सेक्शन 6 है आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एक्ट है उसके अंतर्गत राज्य सरकारें जो है वो कोई भी अगर पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज है ना, तो उसको जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भेज सकते हैं। उसके लिए वो केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार को वो सेंड कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वो अपने यहाँ के केसेस उनको दे सकती है, ठीक है। अब जो उनकी जांच के दौरान अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर सहायता उनको चाहिए स्टेट को तो वो आपकी क्या करती हैं, वो सहायता जो है प्रदान करना होता है किसको, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को। अगर एनआईए वहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर हेल्प करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। और यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो मानती है कि कोई ऐसा अपराध किया गया है जो राष्ट्र की सुरक्षा पर ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है ना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता पर, संप्रभुता पर, ठीक है, अगर उसको ऐसा समाधान हो जाए केंद्र सरकार को तो जो ये एक्ट है आपका एनआईए उसके अंतर्गत वो सुओ मोटो से भी एनआईए को बोल सकता है कि आप जांच शुरू करें, उसका निर्देश देने का अधिकार उनके पास है, ठीक है। अब केंद्र सरकार के अनुसार जो है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत सरकार के अंतर्गत की सारे भारत सरकार या भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी आपके मैटर इस टाइप के होंगे उससे भी आपका एनआईए डील करेगा। और अगर भारत के बाहर की भी बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर भी वो जाकर काम कर सकता है। और वो अगर भारतीय क्षेत्र की वो संपत्ति है, भारत क्षेत्र का अगर वो नागरिक है तो पूरे विश्व में कहीं पर भी हो तो उसके लिए केंद्र सरकार उसको जांच करने का निर्देश वगैरह दे सकती है, ठीक है। अब यहां पर इशू क्या है, सबसे पहले यही कि सुओ मोटो से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई निकाल दिया कोई जांच की भैया इस राज्य में जाकर आप जो है कार्य करे एनआईए, तो वहां पर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे जो स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक ये समस्या है सबसे पहले, ठीक है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर भी ये टॉपिक डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, वही बेसिक है आपके पूरे पॉलिटी का जो आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, यहां पर किसी भी स्थिति में
केंद्र सरकार के द्वारा अगर उसने ये निर्णय ले लिया कि जांच कराना है तो वहां पर मना नहीं कर सकती राज्य सरकार। ठीक है, तो यहां पर बोला जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ओवरलैपिंग है, कहीं ना कहीं जो है राज्य के ऊपर केंद्र हावी है। ठीक है, अब यहां पर संवैधानिक आयाम पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका पुलिसिंग है और जो आपका पब्लिक ऑर्डर है, कुल मिला के पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिसिंग है वो आपका राज्य सूची का विषय है कि नहीं है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि राज्यों का जो क्षेत्राधिकार है वहां पर केंद्र के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि कई बार जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी जो है केंद्र सरकारें जो है वो राज्यों के अंतर्गत जो राज्यों की प्रकार्यात्मक क्षमता है, उनका जो क्षेत्राधिकार है, उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, उस पर वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एनआईए का जो इंपॉर्टेंस है उसको स्पष्ट करें, इसके मैकेनिज्म को जो है वो बताएं और ये किस हद तक जो है भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फेडरल स्ट्रक्चर पर किस तरीके से ये जो है ऋणात्मक प्रभाव डालता है ना। इसको जो है आपको लिखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट में लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो ईपीएल उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी जो MOEF है हमारा, है ना, FCC जिसको आप बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, इसका नाम भी चेंज हुआ है। तो चेंज हुआ का मतलब अभी नहीं, हाल ही के वर्षों में। करंट का मतलब ये होता है 2-4 साल 10 साल की जो खबर है उसको करंट में मानते हैं। ये नहीं कि आज मंडे पढ़ रहे हैं, आज ही जो 10 बजे पढ़ रहे हैं, अगर हम 9 बजे पढ़ रहे हैं तो 9:27 वाली जो खबर है वही बस करंट होगी, है ना, ये समझिएगा। तो यहाँ पर ये है, ये बोला गया कि कई सारे जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना, जो बहुत ज्यादा सीवर आपके क्राइम नहीं है, तो वहां पर उसको जो है केवल इकोनॉमिक आयाम पर, इकोनॉमिक डायमेंशन पर उनको पेनलाइज किया जाए, जेल वेल का जो प्रावधान है वो खत्म किया जाए। इसलिए ये जो है यहाँ पर प्रपोज किया गया है संशोधन, ठीक है ना, मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन अब ये समझिएगा यहां पर कि ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये तो टॉपिक आ गया। अब यहां पर जब संशोधन हो जाएगा तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, EPA 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको कब बनाया गया, तो जब भोपाल गैस त्रासदी हुई। भोपाल गैस त्रासदी तो आपकी दिसंबर 1984 में होती है, ठीक है ना। अब ये समझिएगा कि उसके बाद लाया गया, लेकिन इसकी बेस जो है वो पहले ही पड़ गया था, क्योंकि 1972 में हमारे यहाँ स्टॉकहोम समिट होता है पूरे विश्व में, है ना, विश्व में होता है 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 74 में वाटर का एक्ट आ जाता है, वाटर पोल्यूशन का, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। 80-81 में देखेंगे तो एयर का आ जाएगा। तो अंततः जो है सबको मिला के जो है यहाँ पर एक्ट बनाया जाता है, इसीलिए इसको छाता विधान या अम्ब्रेला जो है आपका एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, तो भैया एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन और उसको इंप्रूव करना, पर्यावरण के संरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान है इसके अंतर्गत प्रस्तावित है। अब आर्टिकल 253 में यह लिखा गया कि मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में कोई संधि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, अब उसको जो है हमारे यहां उसको इंप्लीमेंट करना है, तो बोलते हैं ना कि उसके अंतर्गत संसद के द्वारा वहां पर क्या किया जाता है, उसको सहमति दी जाती है, तभी किसी देश में वो लागू होगा। यही तो संप्रभुता की परिभाषा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाए तो जब तक जो राष्ट्र उसको अपनाना चाह रहा है, उसकी राष्ट्रीय जो आपकी विधायिका है, राष्ट्र के अंतर्गत जो विधायिका है, जब तक वो उसको अनुमति ना दे दे तब तक वो वहां पर लागू नहीं होता है। तो यहां पर एम्पावर किया गया आर्टिकल 253 में सेंटर को, है ना, ठीक है ना, सेंटर को वही यहां पर बताया जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि यहां पर क्या इंप्लीमेंट किया गया, क्या इनैक्ट किया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972, उसी का कंटिन्यूएशन है ये, एक तरीके से उसी को मूर्त रूप यहां पर प्रदान किया गया है नेशनल लेवल पे। इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत जो है एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण, उसके लिए दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। उसके लिए कैसे अध्ययन करना है, क्या योजना बनाना है, क्या कार्यान्वयन करना है, वहां पर उसकी पूरी रूपरेखा इससे तैयार की जाती है। ठीक है ना। अब यहां पर जो आपका वाटर एक्ट है 1974 का, एयर एक्ट है 1981 का, अंततः उन सबको मिला के एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लाया गया जो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब इसके अंतर्गत ये है कि मान लीजिए कि पर्यावरण पर कोई ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है, किसी जीव की हत्या की जा रही है ना, मतलब ये है इलीगल पोचिंग, जो प्रतिबंधित जो आपकी शिकार की गतिविधियां उसको कोई अंजाम दे रहा है, तो कोई दोषी व्यक्ति है तो उसके लिए उचित, दोषी व्यक्ति है तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर मान लीजिए कि अगर उल्लंघन किया जाता है तो दंड का जो प्रावधान है 5 वर्षों के कारावास की बात की गई है और 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यहां पर जहां पर ज्यादा सीवर हो जाएगा, भीषण हो जाएगा वो जो अपराध है, तो वहां पर जो कारावास है उसको 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषक वगैरह जो है एक स्टैंडर्ड से बाहर ना हो, हर चीज को होता है ना, PM 2.5 है ना, PM 2 है, 2.5 है आपका। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भैया जो भी पर्यावरण प्रदूषक पदार्थ है उनको एक निश्चित मानक इन्होंने निर्धारित कर दिया है ना। अब जो है उससे अधिक अगर वो आप करेंगे तो वो भी अपराध माना जाएगा। तो यहाँ इसके द्वारा भी विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा, इस एक्ट के अंतर्गत। सीपीसीबी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा है ना, स्टेट के अंतर्गत भी मैकेनिज्म बनाया गया है और सेंटर के अंतर्गत भी, जिसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आप लोग बोलते हैं। अब अमेंडमेंट जो प्रपोज है, तो पहली चीज ये कि ये जो आपकी इंप्रिजनमेंट की बात है, जहां पर लेस सीवर आपके क्या है अपराध वगैरह है, ठीक है, तो उसको जो है आपके मॉनेटरी पेनाल्टी लगा दी जाए, वहां पर अर्थदंड लगा दिया जाए। कम गंभीर जो आपके अपराध हैं उनके लिए जो कारावास का प्रावधान है उसको खत्म करके उसको अर्थदंड से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव अभी प्रस्तावित है संशोधन, तो याद करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा गया कि जहां पर सीरियस वायलेशंस है ना, वहां पर जो है उनको डील किया जाएगा आईपीसी के अंतर्गत, जो इंडियन पीनल कोड है। और उसके बाद यहां पर बोला गया है कि जो पेनाल्टी है ना, जो पेनाल्टी है उसको रिमिट करने के लिए जो है एक तरीके का फंड बना लेंगे। अब जैसे पेनाल्टी लगाया, हमारे पास फंड आए तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड वगैरह लगा लेंगे, बना लेंगे वहां पर एक फंड को, जिसको फिर बाद में पर्यावरण के उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अब यहाँ पर ईपीए एक्ट के जो आपके मेन प्रोविजंस हैं और उसके बारे में बताना, और ये बताइएगा कि ये अभी तक कितने कारगर हैं। इसके औचित्य पर जो है आपका यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेगा कि कहां तक ये जो है आपका कारगर हो पाया, क्योंकि अब आप देखेंगे कि 86 में बना है, आज 2022 चल रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर जो नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है इसकी दवाइयां वगैरह जो है उपलब्ध नहीं है, तो ये कॉन्सर्न का विषय है। एक तो ये हमारे यहाँ रूढ़ी से भी जुड़ा है कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो लोग उसको हेय दृष्टि से देखना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी एक समस्या का कारक है। अब ये समझिएगा कि कुष्ठ जो है वो कैसा रोग है। लेप्रोसी जो है एक तरीके का स्लो ग्रोइंग जो है एक तरीके का इन्फेक्शन है ना, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये आपका, है ना, जिसको माइक्रोबैक्टीरियम जो है आपका लेप्री बोला जाता है, ठीक है, लेप्राई बोला जाता है। अब ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के मतलब बेसिस से अगर आप देखेंगे तो स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछते भी हैं। अब ये मुख्य रूप से क्या करता है, तो आपने देखा होगा कि व्हाइट और रेड टाइप के जो है हल्के रंग के त्वचा में धब्बे हो जाते हैं, इसके लक्षण जो है आपके हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, सुन्न हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है मुख्यतः किसको प्रभावित करता है, तो सबसे पहले तो स्किन को, त्वचा को, आंख को, नाक को, और जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उस पर, ठीक है। तो भारत सरकार ने 1954-55 में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जो आपका कुष्ठ नियंत्रण प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया था, है ना। नियंत्रण ध्यान रखिएगा, ये कंट्रोल प्रोग्राम था। और उसके बाद जो आपका नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1983 में। अब ये जो इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो है क्या, ठीक है, तो सीधी बात है, उन्मूलन का मतलब क्या, खत्म करना धीरे धीरे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उसमें स्ट्रैटेजी बना के हम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे और जो संक्रमण के मामले हैं उनको कम करने का प्रयास करेंगे, और जो उनके स्रोत होंगे जहां से ये ट्रांसमिशन हो रहा है, जहां से ये डिसीज फैल रही है, उस स्रोत में कमी करेंगे, उसके द्वारा रोग को नियंत्रित करेंगे, और जो इसकी पूरी चेन है ना, जो इस डिसीज के ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको ब्रेक करेंगे, जैसे आपने कोविड में देखा होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ये प्रोग्राम इनिशियली जब स्टार्ट किया गया है ना, तो ये एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में लिया गया, ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो है और भी जगह इसका विस्तार किया गया पैन इंडिया में, ठीक है। तो 1993 से फिर इसमें वर्ल्ड बैंक ने यहां पर क्या किया, इसके विस्तार में हमारा सहयोग किया। क्यों 1993-94, क्योंकि 1990s के बाद एलपीजी वगैरह लागू हो जाता है ना। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में भी जो है पैसा लिया था, ठीक है ना, आईएमएफ वगैरह आप लोग जो देखते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 जो लागू की जाती है 2002 में, तो उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि भैया दिसंबर 2005 तक जो है राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ का उन्मूलन, इस रोग का, लेप्रोसी का उन्मूलन किया जाएगा, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसमें हमने क्राइटेरिया बनाया कि जो आपकी 10,000 जनसंख्या है उस पर 1 से कम मामले के रूप में परिभाषित, ठीक है ना, कि मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा समझिएगा। 1 के पर 10,000 पॉपुलेशन को डिफाइन किया कि भैया इसको इरेडिकेशन मान लेंगे हम लोग। लेप्रोसी फ्री इंडिया का जो विजन था वो आपका नेशनल लेप्रोसी
इराडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही अपनाया गया था। अब इसके अंतर्गत जो ये मिशन बनाया गया, इसके अंतर्गत कुछ और भी उद्देश्य थे, जैसे मान लीजिए किसी कोई भी व्यक्ति जो है से संक्रमित है तो उसको इसके अंतर्गत सारी सुविधाएं जो है वो एक्सेस करने के लिए जो है वहां पर जो सुविधाएं हैं वो इजी मैनर में उसको क्या हो जाए, मिल जाए। जैसे समझिएगा हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेटेड मैनर में सारी चीजें उनको उपलब्ध कराना, ठीक है ना। अब लेप्रोसी सर्विसेज के अंतर्गत, और इसमें यह था कि इंक्लूजन करना जो आपके गरीब तबके के लोग हैं, है ना, और जो आपके सारे लोग हैं, मतलब सभी वर्ग के लोगों को वहां पर क्या करना, संपृक्त करना है जनसंख्या के अंतर्गत, और उनको जो है इजी एक्सेसिबिलिटी जो है प्रोवाइड करना है एकीकृत स्वास्थ्य जो आपके प्रबंधन के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें जो भी डिसेबिलिटी वगैरह भी हो जाती है ना इस डिसीज के कारण, मान लीजिए वो विकलांग हो गए, है ना, तो उनको जो है उस तरीके की भी वहां पर हेल्प की जाएगी, सुविधाएं प्रदान की जाएगी, और ये सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर जो आपका प्रीवेलेंस रेट था उसको रिड्यूस करना था, ठीक है ना, लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन, सब नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी। अब यहां पर जो ग्रेड 2 डिसेबिलिटी है ना, ग्रेड 2 जो आपकी डिसेबिलिटी होता है, इसमें ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई विजिबल डैमेज हो गया आंख में, हाथ में, पैरों में, है ना, जो डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं हम, या कोई विजिबल डैमेज हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि ग्रेड 2 डिसेबिलिटी। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि ग्रेड 2 डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी, उसको भी कम करना था नेशनल लेवल पे। न्यू केसेस के संदर्भ में जो परसेंटेज वाइज इसको 1 के भी नीचे लाना था, नॉर्मल से चीज है। जो आपके न्यू बॉर्न बेबी, न्यू चाइल्ड केसेस जो आ रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी नहीं, यहाँ पर जो नए बच्चों में ये अगर केस देखा जा रहा है तो उनमें भी 0 डिसेबिलिटी का हमारा एम था, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को भी कम करना था, है ना, खत्म करना था, और 0 स्टिग्मा। समझिएगा यहाँ पर कि लोगों की मानसिकता जो ऐसी हो जाती है कि अगर किसी को ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं लोग तो उसको हेय दृष्टि से देखते, तो मानसिक रूप से भी जो है उसको कमजोर कर देते, जबकि यहां पर मानसिक जो है सुदृढ़ता की आवश्यकता होती है, ठीक। अब इसके बाद जो इस तरीके से उसका एलिमिनेशन हो जाता है तो उसको रोकना था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है यहां पर लिखा गया है कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको लिख के दिखाइएगा। आप लोग लिखा जरूर करिए क्योंकि वही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है पूरी SC/ST टीम के लिए। अब यहां पर जो 1 जुलाई 2022 से नेक्स्ट जो आर्टिकल हमने पहले भी कवर किया, यहां पर बैन कर दिया गया सिंगल यूज प्लास्टिक को, ये इफेक्टेड हो गया आपका 1 जुलाई 2022 से। अब ये जो एकल उपयोग प्लास्टिक है वो क्या है, जैसे आप सामान लेने जाते हैं, सब्जी हो, किराना हो, आपको एक प्लास्टिक बैग में मिलता होगा, वो प्लास्टिक क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब एक बार हमने यूज किया और उसके बाद उसको फेंक दिया। अब ये बनता किससे है, तो भैया पेट्रोकेमिकल से बनता है, ये आपका फॉसिल फ्यूल जो बेस्ड आपके केमिकल्स होते हैं। तो पहली चीज तो ये आपका एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। अब दूसरी चीज ये कि ये जैव निम्नीकरण नहीं होता, इसका बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, इसके रिसाइकल होने में भी जो है बहुत टाइम लगता है, इसको इजीली जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के ये क्या होगा कि अगर इसको हम फेंक देते तो ये कहीं ना कहीं जाके पानी में मिलेगा, भूमि में मिलेगा, तो ये पानी को भी प्रदूषित करेगा, भूमि को भी करेगा, और उसको जब वो पानी में चला जाएगा या भूमि में चला जाएगा तो मान लीजिए कि वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पे बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन जिसको आप बोलते हैं, है ना, जैव संचयन और जैव आवर्धन, बताइए कमेंट बॉक्स में किसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, कमेंट बॉक्स में, बायो मैग्निफिकेशन, इससे क्या होता है, ठीक है ना, टॉपिक लेवल में एनवायरमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। अब यहां पर जो इसका एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे बोतलें हो गई आप जो यूज करते हैं, है ना, अब उसके बाद पॉलीथीन बैग्स हो गए, फेस मास्क हो गया, आपका कॉफी कप हो गया, है ना, बहुत सारी जो अपसिस्ट बैग हो गया, फूड पैकेजिंग के लिए जो यूज किया जाता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इसके बारे में आप लोगों को पता होगा बिल्कुल इजीली। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्तमान जो अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक बैग को जैसे धीरे धीरे फेज मैनर में इसमें प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया गया था, तो 50 माइक्रोन को जो है 30 सितंबर 2021 से पहले 50 माइक्रोन बोला गया था कि भैया 50 माइक्रोन के नीचे वाले जो है सब प्रतिबंधित है, ठीक है। अब जो है उसको बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे फेज मैनर में, अब बोले कि 75 माइक्रोन तक जो है इसकी जो अनुमति दी जाएगी, इसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं प्लास्टिक बैग की, तो 30 सितंबर 2021 से बोल रहे हैं कि 75 माइक्रोन किया जाएगा, और जो आपका 31 दिसंबर 2022 है इसे 120 माइक्रोन तक बढ़ाया जाएगा,
ठीक है, तो धीरे धीरे जो है हम इसको फेज मैनर में फेज आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो जो पूरा प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली, उसमें 1/3 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो 98% पार्ट है वो फॉसिल फ्यूल से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब ये जो बैन होगा उसको मॉनिटर करेगा कौन, तो सीपीसीबी करेगा सेंटर में, और स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहां पर कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, रेगुलरली, किसको, सेंटर को। अब ये जो डायरेक्शन है इसको इशू किया गया नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे, तीनों टीयर पे, है ना, और सभी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी बोला गया कि भैया आप ये रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करना बंद कर दो, है ना, जो भी इंडस्ट्री इसमें इंगेज है, जो बैंड आइटम है। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लोगों के ऊपर वहां पर कार्यवाही की जाएगी। जैसे लोकल अथॉरिटीज को भी वहां पर डायरेक्शन निर्देश दिए गए कि जो आपके नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं कमर्शियल, वहां पर ये कंडीशन लगा के आप लाइसेंस दीजिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया गया, इसको आप नहीं बेचेंगे, अपने प्रेमाइसेस में उसको नहीं रखेंगे, उसका क्रय विक्रय नहीं करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल लाइसेंसेस हैं उनको भी अगर देखा गया कि इस तरीके के प्रोडक्ट जो अगर वो सेल कर रहे हैं, खरीद रहे, बाय कर रहे हैं, तो उनको भी उनका जो आपका लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो पेनलाइज करने की बात है ना, तो वो किसके अंतर्गत करेंगे, वही एक्ट आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसमें इंप्रिजनमेंट की बात है 5 साल, और पेनाल्टी जो है 1 लाख रुपए, और दोनों एक साथ भी लगाया जा सकता है। उसमें जो है इंप्रिजनमेंट को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी तो वहां बात कर रहे हैं कि भैया इसको खत्म कर दे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब यहां पर ये भी बोला जा रहा है कि जो आपका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो मान लीजिए कि कोई जो संस्था है या कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन कर रहा है वो पर्यावरणीय नियम, जो आपके नियम है ना, तो वहां पर राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उनको जो है बोल सकता है कि भैया आप जो है यहां पर मुआवजा दीजिए क्षतिपूर्ति के लिए, है ना, तो उसके लिए भी वो बोल सकता है डैमेज कंपनसेशन के लिए। ठीक है ना, जो एनवायरमेंट के संदर्भ में हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए अपशिष्ट वगैरह निपटान की बात करते हैं, तो वहां पर म्युनिसिपल लॉज वगैरह भी हैं, है ना, उनके भी अपने जो है वहां पर रोकने के लिए प्रावधान वगैरह बनाए गए। अब बैंड आइटम्स क्या क्या हैं, तो सीपीसीबी ने अनाउंस किया है, जैसे ईयरबड हो गए, बलून स्टिक्स हो गई, कैंडी हो गई, आइसक्रीम स्टिक्स हो गई, कटलरी आइटम हो गया, जैसे प्लेट, क्लब ग्लासेस, कप ग्लासेस, सब हो गया इसमें। इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैक्स हो गए, पीवीसी बैनर्स हो गए, है ना, जिनको ये माना जाता है जो अंडर 100 माइक्रोन्स है। ठीक है, और जो पॉलीस्टीरीन यूज किया जाता है डेकोरेशन के लिए, सब याद नहीं करना है। अब यहाँ पर पॉलीथीन बैग्स जो 75 माइक्रोन के अंतर्गत आएंगे उनको बैन कर दिया जाएगा सितंबर 2021 तक। पहले ये लिमिट 50 माइक्रोन थी, है ना, अब दिसंबर से इसको 120 कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे 50 से 75, 75 से 120 की ओर अग्रसर है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी आया था आपका 2016 में, यहां पर कंप्लीट बैन की बात की गई थी प्लास्टिक मटेरियल्स की, जिनका यूज किया जाता है स्टोर करने में, पैक करने में या सेल करने में, गुटखा, टोबैको और पान मसाला वगैरह, तो उस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया गया था। अब ये प्रतिबंध के कारण क्या है, तो सबसे पहला रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आपने परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा, जो आपकी समिट हुई थी, ठीक है ना, तो वो उसके बारे में बताइएगा कि उसको बोलते क्या है, स्टॉकहोम समिट बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो पीओपी से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका निम्नीकरण आसानी से नहीं होगा, है ना, तो ये प्रकृति में बहुत लंबे समय तक रहेगा, फिर पानी को प्रदूषित करेगा, भूमि को करेगा, हवा को करेगा। ठीक है, तो इसके कारण दूसरी चीज ये, अब इसके निपटान के लिए करते क्या है, तो मैक्सिमम जगह हमारे यहाँ लैंडफिल कर देते हैं उसको, तो उससे फिर लैंडफिल कर दिया तो वो भूमि में भी मिल गया, तो वहां पर मृदा पर भी ऋणात्मक प्रभाव डालेगा, और पानी में मिलेगा तो पानी को भी प्रदूषित करेगा। ठीक है, जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी इसमें से निकलते हैं, है ना, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा, जब हमने इसको डंप कर दिया कहीं पे लैंडफिल, जो कोई गड्ढा खोद के इसको दबा दिया, तो अब दबा दिया तो जब उसका विघटन चालू होगा तो उसमें से टॉक्सिक केमिकल निकलेंगे, तो वो क्या होगा, पानी में मिलेगा, वाटर सप्लाई में मिलेगा, फूड में मिलेगा, तो ये इस तरीके से जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका उपभोग फिर मनुष्य करेंगे, तो उससे मनुष्य के शरीर पर, स्वास्थ्य पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, अगर इसका योगदान देखें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में पूरे वर्ल्ड में, तो बोला जा रहा है 2050 तक 5 से 10% अकेले ये कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, हमारे देश में जो एनुअली उत्पन्न होने वाला है जो प्लास्टिक अपशिष्ट 9.6 मिलियन टन, उसमें से
टोटल 43% की बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक ही है। तो बहुत बड़ी जो है यहां पर सफलता मिल जाएगी। अगर हम बैन कर देते हैं तो जो पैसा इनके निपटान के लिए या जो उसका ऋणात्मक प्रभाव जब पड़ता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए लगाया जाता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं बचेगा और उसका उपयोग सरकार भी और व्यक्ति भी जो है उत्पादक क्षेत्र में लगा के अपने जीवन स्तर में उन्नयन कर सकेगा। अब यहाँ इंडिया का फीचर देखेंगे, अगर इंडिया की स्थिति देखें तो टॉप 100 कंट्रीज जो सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है उसमें भारत की रैंकिंग 94 है। इसमें टॉप 3 जो कंट्रीज है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान है। अब आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस की आवश्यकता है और पूरा जो आपका ये प्लास्टिक की जो आपकी प्रोडक्शन की जो आपकी वैल्यू चेन है उसको जो है ब्रेक करने की जरूरत है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है ना। और यहां पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है अपने अंदर जो है आपका बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है, व्यवहारिक परिवर्तन लाने की जरूरत है कि भैया हम जो है अब इसका यूज नहीं करेंगे, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है उनका यूज करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस आवश्यकता है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाया जाना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। ठीक, और यहां पर जैसे अल्टरनेटिव जो भी आपके इसके हैं, देखिए जब कोई चीज हम बैन करते हैं तो उसका विकल्प देने की भी तो आवश्यकता है। आपने बैन कर दिया, लोग कैसे ले जाएंगे, ले आएंगे, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे कॉटन है, खादी बैग है, जो आपके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, तो उस तरीके की जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज किया जा सकता है, यहां पर उनका यूज करें, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है लिखा गया है कि ये जो हमारे यहाँ बैन वगैरह लगाया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक में, तो ये किस हद तक जो है भारत को 2022 तक इनके उन्मूलन में, इनके जो आपका इरेडिकेशन है, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में किस तरह सहायक है, तो इसको लिख के बताइएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड, और पहला जो एमसीक्यू है जीआई टैग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, नाम से समझिए कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो वहीं पर होता होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये कि ये जो है किसी भी प्रोडक्ट के अद्वितीय, जो उसके अद्वितीय प्रकृति है, अद्वितीय, यूनिक, है ना। तो यहां पर लिखा गया कि इट इज एन इंसिग्निया ऑन प्रोडक्ट्स हैविंग अ यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बात ये है यहां पर कि ऑथेंटिसिटी का मार्क है, बिल्कुल ठीक है। इसको जो है गवर्न किया जाता है जो जीआई टैग एक्ट है आपका, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, इसको इशू करता है। जो इसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, कहां पर बेस्ड है, चेन्नई में, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और यहां पर सही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव डी। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसमें शिमला समझौते को लेकर यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आपके लिए क्योंकि 50 वर्ष हो गए इसको, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट है बताना कौन सा टूर। तो पहला ये कि इसको साइन किया था किसने किसने, तो उस समय कौन थे, मुक्ति संग्राम वगैरह, इंदिरा गांधी, बांग्लादेश, ईस्ट जो पाकिस्तान है उसको अलग करना, बांग्लादेश का जो है आपका उदय, ये सब जो है इसी घटना से संदर्भित है। तो 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी जो है हमारी पीएम, और जो पाकिस्तान का पीएम था जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना, तो उसके द्वारा जो है शिमला जो आपकी क्या हुआ था, समझौता हुआ था, उस पर साइन किया गया था। बिल्कुल ठीक है ना, शिमला एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये कंप्लीट हो गया 2022 से 50 साल, तो आप जोड़ लेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ और करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सही बताना था। अब देखिए इस तरीके के टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट मान लीजिए, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट मान लीजिए, तो शिमला समझौता वैसे भी यूपीएससी ने पूछा। तो अब हमारा यहाँ पर हमारी ड्यूटी क्या है कि आज हम इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट 2, 4, 5 पॉइंट है वो लिख ले और कमेंट बॉक्स में मुझे भी लिख के दिखाएं, ताकि मुझे लगे कि हम जो है वो टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये मोटिवेशन है, हम हमारे लिए भी आवश्यक है, आपके लिए भी। तो आगे बढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।